नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से कर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के जरिए मेरे भाई कह रहा है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेनिस। देखो, मॉलिक्यूल को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैं बात करूँ, आपको पता होगा, आप वेज रेस में रिप्रेजेंट करते हो, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में करते हो, इसके अलावा सोहार्स में करते हैं और न्यूमैन में करते हैं। हम अलग अलग तरीके से उसे दिखाते हैं। जैसे आपको याद होगा, इसे आप जिसमें एक वेज वाला हिस्सा होता है, एक डैश वाला होता है, इसे कहते हो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसे अगर मैं आपको 3D इमेजिनेशन करवाऊं इसका थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जिसे आप सॉलिड पार्ट कह रहे हो, वो ये वाला है। ठीक है। इस ये वाला हिस्सा इसका वेज कहलाता है। वेज देखने वाले की ओर। अगर आप देखने वाले हैं तो ये जो मेरा रेड पेन है वो आपकी ओर है, ये इस प्लेन में था। और ये वाला जो हिस्सा है वो देखने वाले से दूर। ठीक है, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो प्लेन में है मेरे भाई, जिसे आप ये सॉलिड लाइन से दिखा रहे हो। ये वाला आप देखने वाले हैं, देखने वाले की ओर, उसे आप वेज कहते हो। देखने वाले से दूर ये डैश कहलाता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इसी में मैं बात करूं, एक और हम कहते हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप इसी से बना सकते हो। क्या करना है, इसी को आप, मैं नंबरिंग दूं मेरे भाई एक बार के लिए। देखिए, आपको करना क्या है, जो सामने रिप्रेजेंटेशन है आप इसी को रोटेट करवाइएगा। जब आप इसे रोटेट करवाओगे तो ये जो प्रिंसिपल चेन है मेरी, उसे आप एज इट इज बनाएं। ऊपर आपका 1 है, नीचे की ओर 2 है। अब जब आप रोटेट करवाओगे तो देखिए, ये 4 वाला हिस्सा आपकी ओर था। जब रोटेट करवाओगे तो रोटेट करवाने के बाद ये राइट हाथ की तरफ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा मेरा इधर पहुंच गया 4 पे, और इधर वाला हिस्सा 3 पे। ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है मेरे भाई, आपको ये दिख गया होगा 3D इमेजिनेशन। अगर नहीं दिखा तो एक बार देखिएगा फिर से। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, ये मेरा 1, ये वाला 2, ये आपका 3 और ये वाला आपका 4। ये हमारा था वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अगर इस वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को आप इधर से फोल्ड कर दे, ऐसे आपकी ओर घुमा दे थोड़ा, जैसे ही आप ऐसे रोटेट करवाओगे तो ये बन के आ रहा है फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आप चेक करें, ये ऐसे था, जब आपने इसको घुमाया, ये आपका कितना नंबर था, 4 नंबर। जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे तो रोटेट करने पे 4 नंबर इधर चला गया मेरे भाई, और 3 नंबर इधर है। यही तो हमने लिखा है, 4 इधर है, 3 इधर है। लेकिन आप देखो, ये दोनों आपकी ओर आ गए, और दोनों आपकी ओर आ गए तो आप उसे क्या कहोगे, ये मैंने अभी कहा था ये दृष्टा की ओर है, तो वेज वाला हिस्सा देखने वाले की ओर है। तो ये जैसे ही आपकी ओर आ गए, ये दोनों पीछे की ओर चले गए। मेरी बात समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो, जिसे आप कहते हो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। आप इसको ऐसे ना दिखा के आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो ये वाली चेन है, जिसे आप इस वाले में प्रिंसिपल चेन कह रहे थे, वो वाला हिस्सा अभी फिलहाल मेरा डैश पे चला गया, जिसे आप इसे 1 कह रहे थे, इसे 2, और इस वाला हिस्सा वेज पे आ लिया मेरे भाई, ये 4, ये 3। ठीक है। तो ये वेज डैश था। जब ऐसे बनाए तो ये फीसर है, लेकिन फीसर वास्तव में है क्या, ऐसा है। ठीक है। आप
इसी वेस्टेज को एक तरीके से और बना सकते हो जिसे हम सोहार्स कह रहे थे, मतलब दो कायरल सेंटर की बात करेंगे उसमें, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर वेस्टेज को देखो, एक हिस्सा इसका ऊपर है, एक मैंने नीचे बनाया, एक तरीका मैं और बना रहा हूं, इधर ये ऊपर है और नीचे वाले कार्बन का भी ऊपर है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में नजर आते हैं तो उसे आप कहते हो ये सॉरी उसे आप कहते हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो घर्षित, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे आप कहते हो सांतरित, जिसे आप स्टेगर्ड फॉर्म कह रहे हो, इसे एक्लिप्स फॉर्म कह रहे हो। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे आप सांतरित कहोगे। याद रखना मेरे भाई, वेजडेस हमेशा एक्सटर्नल एंगल पे बनता है, इंटरनल एंगल पे वेजडेस नहीं बनता है। तो देखिए, ये इसका एक्सटर्नल एंगल, मतलब जो कोण ज्यादा बड़ा होता है वेजडेस उस साइड बनाते हैं। तो आप देखिए, इसमें एक कोण मेरा ये वाला है जो आपको छोटा दिख रहा होगा, और एक ये वाला दिख रहा है, ये बड़ा कोण है। तो ये बड़े कोण की ओर बनते हैं, छोटे कोण की ओर नहीं बनते। ठीक है, तो आप वेजडेस जो बनाओगे वो एक्सटर्नल एंगल पे बनाओगे, तो यहां पे आप वेजडेस बना सकते हो। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल एंगल ये वाला है तो आप यहां वेजडेस बनाओगे। ऐसे ही आप इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है ये वाला, ठीक है, लेकिन याद रहे अगर दोनों अपोजिट साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप उसे कहोगे सांतरित रूप, सांतरित, इसे आप कहते हो घर्षित रूप। ठीक है, याद रहे ये मेरा वेजडेस, ये फीसर, ये कौन सा सोहार्स रिप्रेजेंटेशन, और एक और होता है न्यूमान जिसे कहते हो। हमारा जो क्वेश्चन है ये न्यूमान से ही है मेरे भाई। ठीक है, इससे भी हो जाएगा वैसे, क्योंकि न्यूमान और ये एक ही है। ठीक है, न्यूमान भी मैं बनाऊं, देखो इसका अगर आप न्यूमान बनाओगे तो वो बन के आएगा कुछ ऐसे। ठीक, ऐसे बन के आना इसका न्यूमान। अगर मैं बनाना हूं तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से मेरे भाई। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। बोला ये कैसे बना दिया आपने? अबे भाई ये सेम से थे। देखिए, मैं इस ग्रुप को, ये जो अपर है, इस ग्रुप को मैं ऐसे शो करूं। ठीक है, इसके देखिए 3 ग्रुप जुड़े हैं, मैं तीनों ग्रुप को इस वे में दिखा रहा। ठीक है, ये मेरे 3 ग्रुप, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वाले केस में मैं एक मैं पीछे, देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ ये होता है भाई, एक के पीछे एक है। आपको फ्रंट वाला अगर ये दिख रहा है तो बैक वाला नहीं दिख रहा, इतने ये एक के पीछे एक होते हैं। समझ गए मेरी बात? अगर ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो वो ये वाला है, इसे, मेरी बात समझ आ रही होगी, इसे आप कहते हो घर्षित। ठीक है, आप जरा इसको थोड़ा सा साइड से करके देखिए। अभी फ्रंट से देख रहे हो कि पीछे एक आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसी को थोड़ा साइड करके देखोगे तो देखो आपको ये वाला फॉर्म दिखेगा, जिसमें ये ग्रुप ऊपर है, ये ग्रुप ऊपर है। बस समझ आ रही होगी। ठीक है, तो उसे आप कहते हो घर्षित फॉर्म। और अगर यही फॉर्म जो है वो ऐसे होता, ये वाला नीचे रहता मेरा, ऐसे कुछ होता, तो उसे कहते हैं आप सांतरित। आप देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्म, इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, ये वाला नीचे। आप देखो साइड से आपको ऐसा कुछ नजर आएगा।
समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो क्वेश्चन मेरा कहना जो चाह रहा है वो समझिए। अब आप ये कहना चाह रहा था कि इस जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना था कि कौन सा संरूपण जो होता है वो ज्यादा स्थायी है। अब एक बात बताना मेरे भाई, जब दोनों पास पास होंगे तब रिपल्सन ज्यादा होगा। दोनों पास पास होंगे तो रिपल्सन प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। दोनों जब दूर होंगे, मैक्सिमम दूरी पे होंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। आप ध्यान से देखिए, जब ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, तो देखिए ये फ्रंट वाला आपकी तरफ और बैक वाला मेरी तरफ जो था वो दोनों पास है, एक ऊपर है ऐसे और सेम आपकी तरफ। तो इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे दोनों पास पास है, वो दोनों पास पास हैं, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। और प्रतिकर्षण अगर ज्यादा हुआ तो स्थायित्व जो है वो गिर कर आएगा। जबकि इस वाले में देखिए दोनों मैक्सिमम दूरी पे है, और मैक्सिमम दूरी पे है तो प्रतिकर्षण कम होता है, और प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये मेरा विजेस, इसे आप फीसर कह रहे थे, इसे सोहार्स कह रहे हो, और इनको न्यूमान कह रहे हो। क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है ये ग्रस्त संरूपण के बराबर स्थायी होता है। एथेन कह रहा है, इसका मतलब सब जगह हाइड्रोजन थी मेरे भाई। कहना चाह रहा है एथेन के सांतरी संरूपण के विषय में सही कथन चुनिए। भाई ग्रस्त संरूपण के बराबर स्थायी होता है, गलत बात, क्योंकि ग्रस्त में तो रिपल्सन ज्यादा होता है, तो संतरित तो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड कह रहा है ग्रस्त संरूपण से ज्यादा स्थायी होता है, सही बात है मेरे भाई, क्योंकि संतरित वाला जो है उसमें रिपल्सन कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा। आगे, ग्रस्त संरूपण से कम स्थायी होता है, गलत बात भाई, क्योंकि कम स्थायी हो ही नहीं सकता, इसमें तो रिपल्सन ज्यादा होता है, और अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में है मेरे भाई। समझ गए होंगे। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो अपन ने क्लियर किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। मतलब आपको एक कार्बन वो ढूंढना है जिसमें क्वाटनरी नेचर रखता है, उससे 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए, वो बात कह रहा है। देखो भाई, चतुष्क कार्बन एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। प्राइमरी किसे कहेंगे? जिस कार्बन की आप बात कर रहे हो वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर एक कार्बन से जुड़ा है, आप इस कार्बन की बात कर रहे हो, ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे आप कहोगे 1 डिग्री। आप जिस कार्बन की बात कर रहे हो वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, उसे आप कह रहे हो 2 डिग्री। और अगर ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहोगे टर्सरी। और अगर ये आगे ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहोगे क्वाटनरी। ठीक है, जरा क्वेश्चन को पढ़े। आपको वो बताना है कि सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। मेरे भाई 4 डिग्री कार्बन की बात कर रहा है कि वो ढूंढे जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होना चाहिए और उसके पास एक 4 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए। जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कह रहा है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। देखिए 1 2 3 प्रोपेन की बात कर रहा था, मतलब 3 कार्बन, और 2,2 डाइमेथिल कह रहा था, मतलब 1 2 3 नंबरिंग ऐसे ही तो दोगे। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आया वो मेरे भाई कुछ ऐसा आया। ठीक है, आप सबसे पहले चेक करें क्या इसमें ये चतुष्क कार्बन है। मैंने कहा था जिस कार्बन की बात कर रहे हो वो आगे 4 कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसमें चतुष्क कार्बन है मेरे भाई। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलना, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन कह रहा है, मतलब 4 कार्बन की बात कर रहा है, ये रहा। और 2 पे और 3 पे 2 मैथिल ग्रुप जोड़ रहा है, मतलब एक यहां पे है, एक यहां पे है। अब आप पहले ये चेक करें, इसमें तो क्वाटनरी 4 डिग्री वाली कहानी है ही नहीं, चेक कर लो।
क्योंकि ये कार्बन आगे 3 से जुड़ा है, ये आगे 3 से जुड़ा है, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है मेरा। ठीक है, अगले पे जाए, 2 मैथिल ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन कह रहा है मतलब 4 कार्बन की बात बना, नंबरिंग दे लीजिएगा मेरे भाई। 2 पे क्या कह रहा है, मैथिल कह रहा है ये रहा। भाई ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे चतुष्क कार्बन है ही नहीं मेरा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगले पे आए, प्रोपेन। अबे नाम से पता चल रहा है प्रोपेन 3 कार्बन की बात कर रहा है। इसमें आपका 4 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। कितनी अच्छी बात है ना, ऑप्शन ही एक है जिसमें चतुष्क कार्बन है। ठीक है, हालांकि इसे आगे बढ़ा के वो 2 ऑप्शन ऐसे डालता तो हम मोलिकुलर वेट की ओर देख रहे होते, लेकिन यहां पे तो हमारे पास ऑप्शन ही एक ही है जिसमें आपका चतुष्क कार्बन। समझ गए होंगे, तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा। समझ गए होंगे मेरे भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा एमीन है जो टर्सरी नेचर रखता है। देखिए भाई, एमीन के केस में आप अक्सर हम लोगों से गलतियां हो जाती है। कैसे? क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप में भी हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि ये रहा, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि ये अल्कोहल कौन सा है, एक आपके ये कह दिया जाए कि ये अल्कोहल कौन सा है, और एक आपसे कहा जाए कि ये अल्कोहल कौन सा है, तो हम कहते हैं ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री वाला है। कैसे दिखाते हैं मेरे भाई, कैसे बताते हैं कि हम उस कार्बन को देख रहे होते हैं जो जिससे OH ग्रुप लगा है मेरा, और ये देखिए आगे 3 कार्बन से जुड़ा था इसलिए हमने टर्सरी का, ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा इसे सेकेंडरी का, ये एक ही कार्बन से है इसे मैं प्राइमरी कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन एमीन के केस में ऐसा नहीं होता। एमीन अपने आप में खुद एक फंक्शनल ग्रुप होता है मेरे भाई। अल्कोहल अब कहोगे तीनों एक जगह, सैम के लिए कहोगे तो हम क्या कहेंगे, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एमीन के केस में आपको पता होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दे, एमीन के केस में ऐसे नहीं करते। एमीन के केस में हम अलग वे में देखेंगे। देखिए मेरे भाई, अमोनिया जो होता है वो होता है NH3। आप अमोनिया से एक H को रिप्लेस कर दीजिएगा तो हमारा ये बन के आएगा। एक H रिप्लेस करने के बाद जो बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा। अगर मैं 2 H रिप्लेस कर दूं तो बन के जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और अगर मैं 3 H रिप्लेस कर दूं, तीनों के तीनों H को भगा दूं नाइट्रोजन से, तो बन के ये आ रहा। मेरी बात समझना। अब इस हाइड्रोजन को देख के हम आइडिया लगाएंगे कि हमारे पास प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। अगर इस पे 2 H दिख रहे हैं तो मेरे भाई ये प्राइमरी अमीन होगा। अगर इस पे एक H दिख रहा है सेकेंडरी अमीन होगा। अगर H नहीं दिख रहा तो वो टर्सरी अमीन होगा। समझ गए होंगे अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन के केस में हम अमीन के केस में कैसे देखेंगे इसको। अब आप ऑप्शन को देखिएगा, ये कह रहा है ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें तृतीयक अमीन है मेरे भाई। आप यहां से चेक करिए, इसके पास मुझे 2s2 नजर आ रहा है, मतलब ये तो प्राइमरी है। आप इसके केस में भी चेक कर लीजिएगा, यहां भी आपको 2 नजर आ रहा है, मतलब ये भी प्राइमरी है।
आप इस कार्बन को देख के जाओगे तो फंस जाने हो मेरे भाई, क्योंकि आगे ये दो कार्बन से जुड़ा है तो हमें सेकेंडरी नजर आएगा, लेकिन है नहीं, प्राइमरी है। मैं इसकी बात करूं एक बार के लिए, ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, वैसे इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम उसे कह देंगे कि ये टर्सरी है। लेकिन आप जरा ऑप्शन सी को निहारिएगा एक बार, ये तो टर्सरी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाइड्रोजन ना है इस पे। ठीक है, जरा ऑप्शन सी को देखिए एक बार, मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका। ये कुछ ऐसा है मेरे भाई कि इस नाइट्रोजन पे H है। बोले सर आपने कहा था अभी कि जिस पे तीन ये जुड़े हैं, जैसे कि आपने इसमें टर्सरी कह दिया, इस पे तो तीन जुड़े हैं, आप इसको टर्सरी क्यों नहीं कह रहे मेरे भाई? ये अभी इस हाल में उदासीन नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैं 100% इधर जा रहा होता, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन है। ऑलरेडी ये न्यूट्रल स्टेज में आपको टर्सरी दिखा रखा है, तो हम इसे क्यों मानेंगे मेरे भाई? ये नहीं होता ऑप्शन में तो मैं इस और रुक कर रहा होता। समझ गए होंगे क्या करना चाह रहा हूं? तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई, लैब असिस्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करूं। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए कह रहा है कि आपको बताना है बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन की संरचना क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कुछ एक कह दूं, बाइसाइक्लो उनके नोमेनक्लेचर में लगता है जिसमें दो रिंग अलग अलग कार्बन से फ्यूज्ड होती है। अब देखो आप ध्यान से देखिए, ये तो सिंगल रिंग है, ये दो रिंग है, इसमें एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और दो रिंग अलग अलग कार्बन से फ्यूज्ड है, मतलब यहां पे बाइसाइक्लो हम अप्लाई करेंगे। इस वाले में आपको रिंग ही नजर नहीं आ रही। इस वाले केस में देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और दो अलग अलग कार्बन से एक रिंग ये बन रही है, एक ये बन रही है, मतलब यहां भी बाइसाइक्लो अप्लाई होगा। तो पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, बाइसाइक्लो में दो अलग अलग कार्बन होंगे और इन कार्बन से आपकी रिंग स्ट्रक्चर वो मर्जी आए उतनी बना सकता है। ये लो, ये रिंग, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, और दो अलग अलग कार्बन से फ्यूज्ड है। तो बाइसाइक्लो की पहचान हो गई होगी। सबसे पहली बात दिमाग में होनी चाहिए, बाइसाइक्लो में दो अलग अलग कार्बन से दो रिंग फ्यूज्ड होनी चाहिए। ठीक है, अकेली रिंग पे बाइसाइक्लो नहीं लगेगा मेरे भाई। हाँ, आप ऐसे भी मत कर दीजिएगा मेरे भाई कि कल को आप ऐसा स्ट्रक्चर ले आओ बोले दो रिंग हो गई। मैंने साफ साफ कहा है कि जो आपका दोनों रिंग हैं वो दो अलग अलग कार्बन से फ्यूज्ड होनी चाहिए। यहां तो एक ही कार्बन से फ्यूज्ड है, यहां तो स्पाइरो वर्ड लग जाता है। ठीक है, हमें बोला है बाइसाइक्लो। देखो बाइसाइक्लो जो है देखिए बाइसाइक्लो के केस में देखिए बाइसाइक्लो जो है आप उसे कैसे करने वाले हो, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा मेरे भाई? इसका नोमेनक्लेचर ना, इसका नामकरण जब करोगे तो ध्यान रखना, जब भी आप नंबरिंग दो, जैसे ये दो रिंग है, जब भी आप नंबरिंग दोगे, नंबरिंग हमेशा इसे कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड से स्टार्ट करोगे। जैसे यहां से मैं स्टार्ट कर दूं 1 से। अब देखो आपको नंबरिंग को इस वे में लेके जाना था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मेरा अगले ब्रिज, इसको ब्रिज हेड पोजीशन को मिलना चाहिए, मतलब इस कार्बन को मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए। देखिए अभी के हाल में तो आपको दोनों तरफ से सेम नजर आएंगे। मैं एक तरफ इस रिंग का साइज ऐसे कर दूं मेरे भाई। अब देखिए
नंबरिंग आपने यहां से स्टार्ट की। मेरे पास दो तरीके थे, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको देता, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको देता। मैंने आपसे कहा था आप नंबरिंग इस वे में करोगे कि मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए आपको इधर से मैक्सिमम नंबर दिखाई दे रहा होगा 4, उसके बाद 5। समझ गए होंगे मेरी बात। तो सबसे पहले नंबरिंग का ध्यान रहे। नंबरिंग कैसे देंगे, ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे, अगले ब्रिज हेड को मैक्सिमम नंबर मिलने चाहिए, उस पाथ को फॉलो करेंगे। इधर से मेरे को ज्यादा मिल रहे थे तो मैं इसने फॉलो कर दिया। अब जब इसका नाम लिखोगे तो नाम लिखते टाइम पे सबसे पहले आप जोड़ोगे बाइसाइक्लो। इन दोनों एटम को छोड़ के कितने एटम आए, इसको और इसको छोड़ के इधर 2 आए तो आप 2, इन दोनों के बीच में इधर 1 आया और बाद में सबसे लास्ट में इसको देखना है। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ कोई एटम नहीं है तो आप उसे 0 दिखाओगे और इनकी पोजीशन दिखाओगे कि 0 किस किस के बीच में है, 1 और 4 के बीच में है, तो आप 1 और 4 इसके माथे पे रखोगे। ठीक है, ऐसा आप कहने वाले हो। अब आप चेक करें 5 कार्बन है तो 5 के लिए आप क्या कहोगे, 5 के लिए आपको पता होगा, हम कहते हैं पेंटेन। तो इसका नाम हो गया ये। ठीक है, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ऐसे इसका नामकरण करते हैं। अब जरा आप इस पे आए मेरे भाई, ये कह रहा है बाइसाइक्लो मतलब 2 रिंग होनी चाहिए। अब देखो 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब कह रहा है 110। मैंने आपसे अभी कुछ कहा था, नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड से चालू करोगे। देखिए अगर आप इसकी नंबरिंग यहां से देते हो, इसकी नंबरिंग अगर इधर से देते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इन दोनों एटम को छोड़ के कितने एटम फंसे हैं, 2 इसमें फंसे हैं, 2 इसमें फंसे हैं, तो इसका यहां पे 2 2 आना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, इसका अगर आप नाम लिखते तो वो आता बाइसाइक्लो। इन दोनों एटम के छोड़ के कितने एटम है, 2 एटम है, 2 इधर है, इन दोनों को छोड़ के यहां पे 2 इधर है, तो आप 2। उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना है, कुछ भी ना है, 0। और 0 किस किस के बीच में नहीं है, 1 और 4 के बीच में, तो इसके माथे पे 1 और 4। अब चेक करो 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। मतलब ये तो सही नहीं है क्योंकि हमें तो 110 चाहिए। अब जरा इस पे आना मेरे भाई, ये ब्रिज हेड पोजीशन आपने नंबरिंग इधर से दी, क्या कहेंगे, 2 रिंग है तो क्या कहेंगे, सबसे पहली बात बाइसाइक्लो। इन दोनों एटम को छोड़ के कितने एटम इनके बीच में, एक ही तो है, 1। फिर इन दोनों को छोड़ के यहां पे 1, और इन दोनों के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है, 0। आप चाहो तो पोजीशन दिखाए 1 और 3। और 4 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ब्यूटेन। चेक करें जरा, समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऑप्शन डी मेरा सही है मेरे भाई। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूं। आगे कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कोई रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में कह रहा है कि कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा। कह रहा है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट वुड बी। मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है उसमें ये जानना चाह रहा है कि जो मध्यवर्ती बना वो कौन है। देखिए मेरे भाई पहले मध्यवर्ती को समझिएगा। मध्यवर्ती किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट पी नहीं बनता। पी से पहले यहां पे कोई हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट जिसे आप संक्रमण अवस्था कहते हो, या मध्यवर्ती जिसे आप इंटरमीडिएट कहते हो, इनमें से कोई बनता है और इसके टूटने से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब आपको मध्यवर्ती के बारे में पता होगा, कार्बोधनाइन, कार्बोरेनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजाइन, इलाइड, इतने सारे होते हैं मेरे भाई। एक और होता है मुक्त मूलक,
ये जानना चाह रहा है कि इनमें से इस रिएक्शन में कौन सा बना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो बता दिया इसने खुद कि वो कार्बोधनाइन की बात कर रहा है कि कार्बोधनाइन बनेगा, लेकिन कार्बोधनाइन में भी कौन से टाइप का बनेगा। अभी मैंने आपसे कुछ कहा था, आप जिस कार्बन की बात कर रहे हो, कार्बोधनाइन मतलब कार्बन पे प्लस, नाम से पता चल रहा है कार्ब मतलब कार्बन है, धनाइन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज। आप इस कार्बन की बात कर रहे हो, इस पे अगर आगे एक कार्बन जुड़ा है तो उसे हम प्राथमिक कहेंगे, जहां पे प्लस लगा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है द्वितीयक कहेंगे, तीन से जुड़ा है तृतीयक कहेंगे। जानना ये चाह रहा है कि इस रिएक्शन में कौन सा हुआ है। एक बात बताओ, मेरा CH3 का कौन सा प्रभाव होता है। CH3 का होता है प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होंगे, इस ओर होंगे कि नहीं मेरे भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस आया, और इस माइनस पे आपने एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो यहां पर तो आपका H प्लस आके जुड़ जाना है। तो जैसे H प्लस जुड़ा तो यहां पे प्लस चार्ज रह लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि हमारा जो रिएक्शन है वो ये है, और इसका जो इफेक्ट लगता है, इसका जो इफेक्ट लगता है वो लगता है प्लस आई। प्लस आई लगता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, जैसे इधर शिफ्ट हुए तो हमारा जो बन के आया वो आपका बन के आया कि CH2 पे तो माइनस है और यहाँ पे आपका प्लस है। अब आप बताएं, इस माइनस पे आपने एसिडिक मीडियम दे रखा है तो आके प्लस ऐड होगा, तो यहाँ पर मेरा ये CH3 में कन्वर्ट हो गया और प्लस। अब आप खुद से चेक करें, प्लस जिस कार्बन पे है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, और दो कार्बन से जुड़ा है तो मैंने अभी आपसे कहा था जिस कार्बन की बात कर रहे हो वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके बेस पे हम बताते हैं कि उसका नेचर कैसा है। यहां पे देखो दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब हमारा यहां से कौन सा सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा, द्वितीयक प्राथमिक, ये ऑप्शन ए भाई। ये कार्बोनियम मतलब कार्बोकेटाइन की बात कर रहा है, ठीक है। ये है कार्बोनाइन मतलब कार्ब एनाइन की बात कर रहा है। कार्बोनाइन नहीं बना है मेरे भाई, क्योंकि एसिडिक मीडियम में यहाँ पे जो माइनस आया था उसके साथ तो ये कनेक्ट हो गया, कार्बोनाइन बनेगा इसमें। समझ गए होंगे मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। कहना चाह रहा है ये इस क्वेश्चन में, निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है। लो भाई, कोई रिएक्शन दिया है, कहना ये चाह रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म के जरिए आपकी संपन्न हुई है मेरे भाई। ये रहा, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज टाइप ऑफ, ये रिएक्शन दिया है, कहना चाह रहा है कि ये रिएक्शन किस प्रोसेस के जरिए खत्म हुई है। देखिए मेरे भाई, रिएक्शन मेजर होती है तीन टाइप। एक आपकी होती है प्रतिस्थापन, एक होती है योगात्मक, एक होती है विलोपन। मैं आपसे कुछ कहूं, ध्यान रहे, अगर कभी भी आपको रिएक्शन पहचानना है कि कौन से है, आपको दिया हुआ जो भी दोनों है, आप अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखिएगा, आपको फील आ जाना है, खुद से फील आएगा कि ये रिएक्शन किस टाइप से गया। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका एरो के इधर की कहानी, एरो के इधर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और सिंगल से सिंगल आ रहा है, तो याद रखना वो रिएक्शन प्रतिस्थापन कहलाएगी, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी, प्रतिस्थापन कहलाएगी, ठीक है। अगर आपको इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है और डबल से सिंगल आ गया, या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल से डबल आ लिया, या ट्रिपल से सिंगल आ लिया, तो भाई इन तीनों केस में आप ध्यान से देखिए, एक पाई बॉन्ड की कमी, भाई आपको पता होगा, एक डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो देखो इधर से इधर चलने पे पाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर
रिएक्शन के इधर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, उधर कम हो गए, तो समझ जाइएगा उसमें योग हुआ है, और योग होना मतलब योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा एडिशन रिएक्शन जिसे आप कहते हो योगात्मक अभिक्रिया, उसकी बात कर रहा है। और इसका जस्ट उल्टा हो जाए, अभिकारक में ये, उत्पाद में ये, तो उसे आप कहते हो विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया छोटी सी बात है मेरे भाई, दिमाग में रखिएगा, इजी वे में पहचान जाओगी कौन सी रिएक्शन। अब जरा सामने वाले के निहारते हैं पहले। अब जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में यहां पे ये लिखा है CH3CH2Br, और उधर रिएक्शन होने के बाद बना है CH3CH2OH। आप खुद से देखिएगा मेरे भाई, ये सिंगल टूटा है और सिंगल से सिंगल आया, और सिंगल से सिंगल वाली कहानी मैंने अभी बताया मेरे भाई, वो तो प्रतिस्थापन की है। इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। अब जरा आप इनको देखिएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो चल बसा, क्योंकि ये तो योगात्मक की बात कर रहा है। योगात्मक के लिए तो मुझे पाई बॉन्ड क्या जरूरत था मेरे भाई, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अब जरा आप बाकी तीन ऑप्शन देखिए, तीनों में प्रतिस्थापन है, तीनों में प्रतिस्थापन है। अब प्रतिस्थापन में तीन टाइप है मेरे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन हुई है? देखिए, मुक्त मूलक तो मेरी उस कंडीशन में होती, या तो थर्मल कंडीशन देता या फोटोकेमिकल देता, वो इसने मेंशन नहीं की। उसके अलावा भी मुक्त मूलक मेरी वहां होती है जहां विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होता। और आप यहां ध्यान से देखिए, यहां कार्बन और Br दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा किसी हाल में नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, Br की विद्युत ऋणता जो होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, और अगर कार्बन की ज्यादा है तो ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाएगा ना, और साथ लेके जाएगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस है। और आप ध्यान से देखो, इसका OH आके इस पे जुड़ा है, OH आके इस पे जुड़ा है, मतलब Br को रिप्लेस किया है OH ने। मेरी बात समझ आ रही होगी। प्रतिस्थापन में हम यही तो कहते हैं, इस ग्रुप को जो अवशिष्ट समूह है उसको एक नाभिक स्नेही ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो उसे आप नाभिक स्नेही कहोगे। अगर इस ग्रुप को कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही रिप्लेस करता, प्रतिस्थापित करता, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहता, और मुक्त मूलक करता तो उसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कहता। आप ध्यान से देखिए, OH कौन सा ग्रुप है? OH नाभिक स्नेही है मेरे भाई। एक नाभिक स्नेही जो है दूसरे नाभिक स्नेही को रिप्लेस कर दिया, और एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को रिप्लेस करता है तो उसे आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सेकंड सही होगा मेरे भाई। समझ गए होंगे मेरे भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, चलावयता प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा है जो टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, मतलब चलावयता जिसमें होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चलावयता होती क्या है मेरे भाई। चलावयता होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, चलावयता होती है जिसमें, जैसे मान लीजिएगा ये मेरा यहां पे है मेरा CH2 C डबल बॉन्ड O, ये H ग्रुप, यहां पे है मेरा H। ठीक है, जहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर आपको हाइड्रोजन दिख रही है तो होता क्या है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होती है और ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है और ये H इस ऑक्सीजन से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो स्ट्रक्चर बन के आएगी मेरी, वो CH2 डबल बॉन्ड COH H। अब चलावयता को आप इस वे में शो कर सकते हो मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखिए,
ये डबल बॉन्ड को आप क्या कहते हो, इन, और OH ग्रुप के लिए आप यूज करते हो ओल, तो ये क्या बन लिया, इनोल। और इस वाले केस में इसे आप क्या कहते हो, कीटो ग्रुप। अभी यहाँ पे एल्डिहाइड है लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड में जाएगा, इसे आप एक बार के लिए इग्नोर करें तो इसे हम कीटो कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कीटो ग्रुप। और याद रहे मेरी बात, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म से ज्यादा होती है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए मैंने ये वाला एरो बड़ा बनाया, ये वाला एरो छोटा बनाया, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा होती है। तो चला वायता के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है आपको, बस इतना देखना है, जहां पे डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है उसके पास में एक मिनट रुकिए। एक सॉरी, देखिए तो मैं कह रहा था आपसे कि जहां पर भी आपका जो अल्फा पोजीशन है उस पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, उसे आप कहोगे कि इसमें टेट्रोमेरिज्म की संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो ब्रिजहेड पोजीशन होती है, जैसे ये इस पोजीशन को कहा जाता है ब्रिजहेड पोजीशन, इसको और इसको याद रखना। एक साइंटिस्ट था ब्रैड्स, उसने कहा था कि ब्रिजहेड पोजीशन पे कभी भी आपका संकर्ण sp2 नहीं हो सकता। sp2 या आप कह सकते हो कि जो संरचना होती है वो समतलीय नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर आपका कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता और यहां पे प्लस नहीं हो सकता इस कार्बन पे। इसे कहते हैं ब्रैड्स रूल मेरे भाई, ठीक है। अब आपको बस इनको ध्यान में रखते हुए ये चेक करना है कि किसमें आपका टोटोमेरिज्म होगा और किसमें नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे अभी कुछ कहा था, जहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके पास में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन देखना है। 1 2 3 आपको हाइड्रोजन तो दिख रही होगी, लेकिन अगर आपने ये काम करवा दिया मेरे भाई तो याद रहे, आपको ध्यान से देखिए इस कार्बन पे आपको संकर्ण sp2 नजर आ जाएगा। और मैंने कहा sp2 संकर्ण पॉसिबल नहीं है ब्रिजहेड पोजीशन पे, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कहा था। इसका मतलब इधर से नहीं हो सकता, सेम कहानी इधर से आएगी। इसका मतलब ये काम आप नहीं करवा सकते मेरे भाई, ये काम आप नहीं करवा सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में आप जब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रही है, लेकिन वही वाली बात हो गई। आप ध्यान से देखिए, जैसे ये काम करोगे आपको इधर से टोटोमेरिज्म नजर तो आएगा, लेकिन ये तो मेरे भाई ब्रिजहेड पोजीशन है, ब्रिजहेड, और इस वाले पोजीशन पे आपको कार्बन दिख नहीं रहा। तो यहां पर इस वाली पोजीशन पे सॉरी हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर आपका टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता। बोले साहब आपको कैसे पता चला ये ब्रिजहेड है? भाई ये आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, आप इसको बनाओगे। देखिए ये दो कार्बन ये रहे, इनको मैं ऐसे बनाऊं, इसके बाद ये वाला और ये वाला कार्बन ये रहा दोनों कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, यहां पे आपका डबल बॉन्ड O है और इस पे आपके दोनों PH जुड़े हैं, और इन दोनों कार्बन के बीच में, इसमें और इस कार्बन के बीच में एक कार्बन है, वो ये रहा।
आप ध्यान से देखो, आप ये वाला काम करवाना चाह रहे हो, और ये वाला काम करवाते ही मैंने अभी आपसे कुछ कहा था, यहां पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इसलिए यहां से ये काम नहीं होगा। अगले ऑप्शन पे चले मेरे भाई। इस ऑप्शन में देखो, आप इधर से तो नहीं करवा सकते क्योंकि वही वाली बात आ गई, लेकिन आप इधर से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जिंदा है मेरे भाई, और अगर इधर हाइड्रोजन जिंदा है तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी, और टॉटोमेरिज्म होगी तो यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जो ये वाला काम था वो पॉसिबल है। वही तो जानना चाह रहा था कौन से में शो होगी। तो ऑप्शन ए केवल थर्ड वाला, इसके अलावा बाकी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया, ठीक है भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जानना चाह रहा है, नोमेनक्लेचर नामकरण अगला लिख के दिया है, कह रहा है आईपीएससी को फॉलो करते हुए बताए कि इसमें से कौन ऐसा है जो आईपीएससी प्रणाली को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, आईपीएससी में हम जो करते हैं नामकरण, उसमें आपको पता होगा सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चुनते हैं, और मुख्य श्रृंखला चुनने का एक नियम होता है कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो जाने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जरा देखते हैं इनसे हमारा काम बन रहा है क्या इस क्वेश्चन। देखिएगा, आप इस फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें आप देखिएगा, आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये वाली मुख्य श्रृंखला होगा, ठीक है। बोले आपको कैसे पता चला? देखिए, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला है मेरा, एक फंक्शनल ग्रुप एसिड है, और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ठीक है। और आपको पता होगा जो प्रायिकता श्रेणी है उसमें एसिड मेरा पहले आता है, और हमारा जो आईपीएससी का रूल है, हम उसमें कहते हैं कि जो पहले आता है उसको नंबरिंग आप पहले दोगे। तो पहले हम एसिड को नंबरिंग देंगे मेरे भाई। चेक करते हैं कि ये सही है क्या। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो हम जब नाम लिखेंगे सबसे पहले किसका लिखते हैं? प्रीफिक्स का, साइड चेन का। और साइड चेन में इसमें अब क्या आएगा? ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होगा, अब नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये साइड चेन में जाएगा, और साइड चेन में आपको पता होगा डबल बॉन्ड ओ के लिए आप क्या कहते हो? कीटो या ऑक्सो। तो देखिए कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो 5 पे ऑक्सो। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आप क्या कहते हो? हेक्स। सैचुरेटेड दिख रहा है एन, ठीक है। और इस कार्बन की नंबरिंग मिल चुकी, तो मेरे भाई याद होगा आप पीछे ओइक एसिड जोड़ते हैं। एसिड के केस में आप लोगों को पता होगा, अगर कार्बन को नंबर मिल जाता है तो उसके लिए हम ओइक एसिड जोड़ते हैं, और अगर नहीं मिलता तो उस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन को नंबरिंग मिल गया था, तो हम इस केस में कहेंगे ये क्या बन गया? ये ओइक एसिड। तो नाम क्या हुआ? 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड या हेक्सेन 1 ओइक एसिड, दोनों ही सही है मेरे भाई। मतलब ये तो मेरा सही जा रहा है मेरे भाई। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और मैंने अभी कहा था फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को हम ध्यान रखते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड में देखो नंबरिंग पहले मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो 1 2 3। अब सबसे पहले साइड चेन को लिखो। साइड चेन में यहाँ पे क्या है? बीआर। बीआर के लिए आप क्या यूज करते हो? ब्रोमो। तो ब्रोमो है कितने नंबर पे? 3 पे। सही कह रहा है, 3 ब्रोमो। आगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोप। आगे कह रहा है प्रोप। और उसके बाद हम एन है, इन है, वो यूज करते हैं। और ध्यान से देखिए यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो 1 पे स्टार्ट है मेरे भाई। मतलब हम क्या कहेंगे? पोजीशन के साथ 1 इन। जबकि आप इस ऑप्शन को देखिए, ये कह रहा है 2 इन। 2 इन नहीं है मेरे भाई, 1 इन होता तो ये सही होता, अभी सही नहीं है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है मेरे भाई। ऑप्शन सी पे चलना एक बार। ऑप्शन सी को देखिएगा, ये कह रहा है 4 ब्रोमो 2 4 डाई
सबसे पहला काम क्या है, वही प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करें। अब देखो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने का मुख्य जो आपका श्रृंखला है उसे कैसे सेलेक्ट करोगे, दो तरीके थे मेरे पास। एक तरीका है मैं नंबरिंग इधर से दूं 1 2 3 4 5 6, और एक तरीका है मेरे पास कि मैं नंबरिंग इधर से ना देते हुए इसकी नंबरिंग इस साइड से दूं। आप इधर दे, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही मेरे भाई, 6 कार्बन का आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का लोचा तो था ना इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैं इधर से नंबरिंग दिया तो आपका साइड चेन कितने कितने पे आया, मैं इधर लिखूं मेरे भाई। जब आपने ये कम किया तो साइड चेन आपका आया 2 पे, उसके अलावा 4 पे, इसी पे आया। अब 4 पे 2 है मेरे भाई, चाहो तो दोनों को लिख लीजिएगा। तो क्या आया, 8 और 10 पे आया। ठीक है, वैसे हमें इसको लिखने का नीड ही नहीं है, वैसे भी पहचान जाएंगे ना, क्योंकि देखिए इधर से 2 पे आ रहा है और इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइड चेन को पहले नंबरिंग देंगे, कहानी खत्म यहीं पे। तो हम क्या कर सकते हैं इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, नंबरिंग मेरी इधर से जाएगी। इधर से क्यों गई समझ गए होंगे, क्योंकि इधर से साइड चेन को मिनिमम नंबर मिल रहा है, इधर से आपको साइड चेन को 3 पे मिल रहा था, इधर से 2 पे मिल रहा है, और हमें पता है साइड चेन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन कब, पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे, ये बाद में देखना था। यहाँ पे ये दोनों केस नहीं थे, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, अब चेक करते हैं, 2 पे कौन है CH3, 4 पे कौन है CH3। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास साइड चेन के रूप में 3 लोग हैं मेरे भाई, और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसे आप मैथिल कह रहे हो, इसे आप ब्रोमो कह रहे हो। ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है और मैथिल M से स्टार्ट हो रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो पहले आप इसको लिखोगे। कितने पे है, 4 पे है, तो हमने लिखा 4 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे और 4 पे देखो, 2 मैथिल ग्रुप है, 2 मैथिल है, तो हम इसके लिए डाई मैथिल जोड़ेंगे, तो डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ गए, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, मतलब ये आंसर भी मेरा सही है। लास्ट पे चलते हैं मेरे भाई, इस पे कह रहा है 2 मिथाइल। देखो सबसे पहले तो नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं मेरे भाई। कह रहा है देखो, दो ऑप्शन है, इधर से दो 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4। पहले ऑप्शन को देखिए, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन। गलत बात मेरे भाई, इसमें प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि ये कह रहा है पेंटेन। या तो यहां ब्यूटेन होता, या फिर इसमें एक कार्बन को कम कर दिया गया है शायद। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं क्वेश्चन क्या था। सही कह रहे हैं मेरे भाई, यहां पे एक कार्बन को खा गए हैं भाई, ये रहा यहां पे, ये था स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये कह रहा है देखो, अपने आप हमें फील आ गया, मेरे पास ऑप्शन था इधर 1 2 3 4 5। देखिए इधर से साइड चेन को 2 पे मिल गया, इधर से साइड चेन को 1 2 3 पे मिल रहा है, और मैंने अभी इसमें बताया कि जिधर से साइड चेन को मिनिमम नंबर मिलेगा मैं उस ओर से जाऊंगा, मतलब मेरा काम ये वाला है मेरे भाई। अब खुद से चेक करो, ये CH3 M से स्टार्ट होता है, और ये जिसे आप कहते हो फिनाइल P से स्टार्ट होता है, और P और M में से पहले कौन आएगा, M आएगा मेरे भाई। तो आप 2 पे मिथाइल 3 पे फिनाइल, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल 5 कार्बन के लिए पेंटेन कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी रोंग था मेरा। मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एसिड बेस स्ट्रेंथ बताना था मेरे भाई। देखिए इसमें भी मेरे भाई नेगेटिव खा रखा है सभी का,
इन सब के माथे पे माइनस था मेरे भाई। ठीक है, देखिए पहले बात मैं करूं बेसिक कैरेक्टर होगा क्या। बेसिक कैरेक्टर से मेरा यहाँ मतलब है, बेसिक कैरेक्टर जिसे आप बेसिक स्ट्रेंथ जो कह रहे हो वो है सारी सामर्थ्य। सारी सामर्थ्य से मेरा मतलब है कि कौन इस नेगेटिव को तेजी से दे सकता है। एक बात बताओ, कौन तेजी से देगा? वो तेजी से देगा जो इसको रखने में कम समर्थ है, मतलब अपने पास रखना नहीं चाहता, वो दूसरे को देना चाहता है, वही तो इसको आसानी से डोनेट करेगा। समझ आ रहा होगा मेरी बात। लेकिन जो यहां पर इसको अपने ऊपर, आप इस माइनस को अपने ऊपर रखना चाहता है, वो इसे डोनेट नहीं करेगा। और डोनेट नहीं करेगा तो उसका सारी सामर्थ्य गिरेगा। बस मुझे तो इच्छा कि ये करना है कि कौन इसको अपने आप पे रखना पसंद कर रहा है। आप लोगों को अगर आइडिया है थोड़ा बहुत, तो हम कहते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है, एस गुण जो होता है, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणता कहते हो आप। जिसका एस गुण ज्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो अपने आप पर माइनस चार्ज कैरी करता है, अपने आप पे माइनस रखना पसंद करता है। ये तो होता है हमारा। ठीक, आप जरा इसका संकरण देखिए। इसमें देखिए मेरे भाई, इसका संकरण आप क्या कहोगे? इसका संकरण है एसपी। संकरण देखना मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था मेरे भाई, वैसे भी अभी और कर लेते हैं। इसका क्या कहोगे? sp2। और इसका क्या कहोगे? sp3। मेरे भाई कैसे निकाल रहे हैं? यहां पे अभी मैंने आपसे कहा था एक ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। यहां पे हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, एक सिग्मा इधर से एक नेगेटिव का, और n का वैल्यू 2 होता है तो आप sp कहते हो, n का वैल्यू 3 होता है तो आप उसे sp2 कहते हो, n का वैल्यू 4 होता है उसे आप sp3 कहते हो। इस केस में आप ध्यान से देखें, इस केस में आप ध्यान से देखें, एक सिग्मा इधर से एक इसका, n का वैल्यू 2 आ रहा है sp। इस केस में n का वैल्यू 3 आ रहा है, एक इसका एक हाइड्रोजन का, तो 3 यहां से, और यहाँ पे एक इसका 2 हाइड्रोजन का एक इसका, n का वैल्यू 4 आ रहा है, sp3 आ रहा है। ठीक है, आपको बस इतना देखना है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा का है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे दिखते हैं मेरे भाई? परसेंटेज एस कैरेक्टर देखने का तरीका ये था, टोटल को 100 मानो, और कितने ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल है, 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई। sp में 50%। इस वाले केस में आप ये काम जब करोगे 33% आएगा मेरे भाई, और इस वाले केस में 25% आएगा। ठीक है, मैंने कहा था जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता। डोनेट नहीं करेगा मतलब बेसिक कैरेक्टर गिर गया इसका। अब आप देखो, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर एसपी में है, मतलब ये अपने आप पे माइनस रखना ज्यादा पसंद करेगा मेरे भाई। और माइनस रखना ज्यादा पसंद करेगा मतलब देना कम पसंद करेगा, और जो कम देगा वो तो अपना बेसिक कैरेक्टर गिरा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा इसमें कौन देगा? सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आ रहा, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आ रहा है एसपी में, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम इसका। ठीक है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा वो कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम से कम होगा। ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कम है, मतलब ये अपने आप पे माइनस रखना कम पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा sp3 का, फिर sp2 का, sp का कौन सा ऑप्शन है सबसे ज्यादा? ये ऑर्डर आएगा मेरे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ऑप्शन बी। समझ गए होंगे कैसे किया हुआ भाई। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं भाई। देखिए ये कह रहा है कोई हाइड्रोकार्बन दिया है, जानना चाह रहा है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो कार्बन है उसके संकरण जानना चाह रहा है सीक्वेंस में। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला आपका काम है, वैसे इसमें नंबरिंग थी क्वेश्चन में, प्रिंट करते टाइम पे उनसे एरर हो रही है, लेकिन वैसे भी हमारा ये इजी वे में हो जाएगा। कैसे करेंगे जरा देखिए,
ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां भाई मिनिमम नंबर आप इसे दोगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है इधर से डबल बॉन्ड को 2 पे मिल रहा है, तो मिनिमम नंबर हम इधर से ही जाएंगे अब, क्योंकि अभी इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। अगर दोनों सेम पोजीशन पे होते तो उस केस में हम डबल बॉन्ड को दे रहे होते, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये जानना किस किस का चाह रहा है, 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। इसमें अभी मैंने आपसे बताया था इस कार्बन पे एक सिग्मा इधर से है, एक सिग्मा इधर से, तो 2 सिग्मा के लिए आप क्या कहोगे, sp। अभी मैंने आपसे बताया पिछले क्वेश्चन में कि n का वैल्यू 2 आ रहा है तो sp, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3, ठीक है। अगला कह रहा है थर्ड पे, वैसे आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो मेरे भाई। इसका क्या आएगा, सेम sp, क्योंकि इसमें एक सिग्मा इधर से। इसका क्या आएगा, देखो 2 सिग्मा तो हाइड्रोजन के, एक इसका क्या आएगा sp3, क्योंकि n का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ पे मेरा। और मैं आपसे कहूं इस वाले का देखूं, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, एक हाइड्रोजन का, 3 सिग्मा हो गए, और 3 सिग्मा के लिए आप क्या कहोगे sp2। इस वाले केस में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसका 3 सिग्मा, मतलब हम कहेंगे sp2। और इस वाले केस में 3 हाइड्रोजन, एक ये 4 है, तो आप क्या कहोगे sp3, यही होगा। अब आप चेक कर लो किस किस का जानना चाह रहा है ये। एक नंबर का आ रहा है मेरे भाई sp, 3 नंबर का sp3, और फिर 5 का sp2, मतलब sp sp3 sp2, sp sp3 sp2, ऑप्शन सी, ठीक है। सीक्वेंस में जानना चाह रहा था, तो पहले इसका 1 नंबर का ये रहा, 3 नंबर का ये रहा, और 5 नंबर का ये रहा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर इजी वे में हो गया हमसे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं मेरे भाई, अच्छा ठीक है। तो ये हमारे कुछ ही क्वेश्चन थे मेरे भाई जो हमने आज की क्लास के जरिए खत्म किए, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन और इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आप इसी तरीके से कल क्लासेस के साथ जुड़े रहे मेरे भाई, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।